हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यूनिट के पार्ट नंबर 5 में हैं और यहाँ गैसियस लॉ की स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने गैस लॉ स्टार्ट कर लिए थे और उनके नॉमिनेशन कंप्लीट किए थे और इसके साथ में फर्स्ट लॉ बायल्स लॉ कंप्लीट करके उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा था। और आज की क्लास में नेक्स्ट लॉ चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे। इस नियम को टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप लॉ भी कहते हैं। जैसा कि नेम है, इससे ही हमें जानकारी मिल रही है कि इस लॉ में ताप और आयतन के मध्य रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिगर के माध्यम से इस लॉ के एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे और फिर इस नियम को एक स्टेटमेंट के रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ फिगर में किसी गैस सब्सटेंस का कोई निश्चित वॉल्यूम V है, अर्थात जो गैस भरी है उसका आयतन V है और इस पर लगे हुए पिस्टन द्वारा P दाब क्रिएट होता है। जबकि जिस एटमॉस्फेयर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर T है। तो ताप T हुआ, आयतन V हुआ और दाब P हुआ। अब क्या यहाँ मेन व्यू है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। इस नियम के अनुसार चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, अर्थात दाब को स्थिर किया। तो जो लॉ की स्टार्टिंग है या रूल्स है वहां स्थिर दाब से स्टार्ट करते हैं, एट कांस्टेंट P। क्या मतलब है इसका? तो इस एक्सपेरिमेंट में इस पिस्टन द्वारा एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट टू लास्ट तक जितना भी प्रेशर है वो स्थिर होगा। इस दशा को P कांस्टेंट के रूप में जानते हैं या स्थिर दाब के रूप में जानते हैं। तो अगर दाब स्थिर कर दें यानी प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दो फिजिकल फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको व्यक्त किया था चार्ल्स नामक साइंटिस्ट ने और इसलिए इनके नाम से ही इस नियम को चार्ल्स का नियम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार, और अब मैं ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूं कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। सबसे पहला, स्थिर दाब। इस बात को आपको माइंडसेट करना चाहिए कि चार्ल्स के नियम में प्रेशर को कांस्टेंट किया गया, दाब को स्थिर किया गया। तो जो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग वहां पर इनडायरेक्ट लैंग्वेज में या डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू जरूर मिलेगी। तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहां पर हमें चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करना है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स का लैंग्वेज नियर अबाउट मिलता जुलता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एक एक लॉ की एक एक इंपॉर्टेंट स्थितियां एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। अब आपको माइंड सेट करना चाहिए कि हम कैसे इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो चार्ल्स लॉ के लिए प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो नियम को डिफाइन करें। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, तो एक तो हमने आयतन को अंडरलाइन किया और दूसरा उसके परम ताप यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो जो व्यूज हैं इनके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बना लें। आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं और कह रहे हैं समानुपाती मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि बायल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/, में व्यक्त किया था। और यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
तो इसके लिए हम V प्रोपोर्शनल टू T फॉर्मूले का यूज करेंगे और कंडीशन अप्लाइड करेंगे एट कांस्टेंट P, यानी यहां पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, देन फार्मूला मिलेगा V प्रोपोर्शनल टू T और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब जब इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V अपॉन T इक्वल्स टू K, और यहां K क्या है तो K इक्वल्स टू कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट के रूप में इसका यूज करेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो एक बार पुनः इस लॉ को रिपीट करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is directly proportional to their absolute temperature. Then this law is called Charles law. तो यहां एक वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं परमताप, इसका रिलेशन एब्सोल्यूट जीरो से है। परम शून्य क्या है तो यह एक प्रकार का काल्पनिक मान है जिसे -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं और केल्विन वैल्यू में इसे 0 केल्विन से रिमार्क करेंगे। तो यह काल्पनिक मान है, अर्थात सैद्धांतिक रूप में जब किसी गैस सब्सटेंस का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, देन उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट शून्य मानते हैं, एब्सोल्यूट जीरो मानते हैं, परम शून्य मानते हैं। तो चेंजमेंट मैंने आपको बता दिया है पहले की ही क्लास में कि जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो +273 करते हैं, और जब हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 करेंगे। तो इसलिए यहां एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो ये फॉर्मूले हमें मिले हैं रूल से, इन कंडीशंस को लेकर के हम लोग डेरिवेशन को आगे पढ़ते हैं और इसका न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। सपोज दैट अ गैस वॉल्यूम is V1 at T1 temperature. If temperature increased T2, then the volume of gas is also increased in V2. So, according to Charles law, अर्थात माना कि स्थिर दाब पर किसी गैस का प्रारंभिक आयतन T1 ताप पर V1 है, यानी यहां जो टेम्परेचर है वो T1 है और T1 टेम्परेचर पर जो उसका वॉल्यूम है, आयतन है, वो V1 है। तो अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करें, ताप में वृद्धि करें, तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा, अर्थात गैस का आयतन भी परिवर्तित हो जाएगा और वह बढ़कर V2 हो जाएगा। तो टेम्परेचर T1 से T2 और वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 होता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बनाए थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उनके आधार पर इनके केस वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो पहले करते हैं केस नंबर 1 को। नाउ केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर्मूला होगा V1 प्रोपोर्शनल टू T1 एट कांस्टेंट P। यहां दाब स्थिर होगा, या इसे लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K एंड K इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसे इक्वेशन नंबर 3
एंड इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट करते हैं। देन केस सेकेंड, फॉर्मूला होगा V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे और इसे लिख सकते हैं V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू K, और यहां भी K इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बनाते हैं। तो इक्वेशन 4 और 6 का कंपेयर करें तो 4 इक्वेशन है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K एंड 6 नंबर इक्वेशन है V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू K। बोथ रिएक्शन में K कांस्टेंट है तो दोनों इक्वल में हो जाएंगे। देन फाइनली हमें फॉर्मूला मिलेगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, और यही फार्मूला चार्ल्स के नियम के लिए डेरिवेशनल फार्मूला होगा, और यही फार्मूला चार्ल्स के नियम के लिए न्यूमेरिकल्स में प्रयोग किए जाने वाला फार्मूला। तो चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले के यूज को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 20 डिग्री सेल्सियस पर 225 ml है। यदि दाब स्थिर रहे, यही क्लू है कि चार्ल्स का लॉ यहां यूज करेंगे एट कांस्टेंट P, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस का आयतन क्या होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 225 ml at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। What will be the volume of gas at 27 डिग्री सेल्सियस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यूज नोट करते हैं और इसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया कि क्लू है आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस फर्स्ट वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ चार्ल्स का रूल, चार्ल्स के लॉ का फार्मूला यूज किया जाएगा। तो पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, इसे T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जैसा मैंने कहा कि रूल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए कह रहा है, तो इसे चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 273 इक्वल्स टू, देन केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। और फिर T2 के लिए क्वेश्चन कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन 27 डिग्री सेल्सियस और इसे चेंज करेंगे केल्विन में, तो इसमें भी 273 ऐड कर देंगे। फिर T1 टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम कह रहा है कि 225 ml है, तो 225 ml नोट करेंगे और कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, अर्थात सेकेंडरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे V2 से, देन V2 इक्वल्स टू हाउ मच। तो केल्विन टेम्परेचर को नोट करें, T1 का वैल्यू हो जाएगा 293 केल्विन और T2 का वैल्यू हो जाएगा एग्जैक्ट 300 केल्विन।
तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर्मूला यूज करेंगे V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 और वैल्यू पुटअप करेंगे। V1 के स्थान पर V1 का वैल्यू 225 अपॉन T1 की प्लेस वैल्यू है जो केल्विन में कन्वर्ट किया है 293 केल्विन इक्वल्स टू V2 फाइंड आउट करना है एज इट इज अपॉन T2 और T2 को कन्वर्ट किया हम लोगों ने केल्विन में 300 केल्विन। तो V2 के लिए कंडीशनल फॉर्मूला होगा V2 इक्वल्स टू V1 इंटू T2 अपॉन T1। वैल्यू पुटअप करेंगे 225 इंटू 300 अपॉन 293। तो इसे कैलकुलेट करेंगे देन आपको डिजिट मिलेगी 67500 अपॉन 293। देन इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 230.37 ml। चूंकि वॉल्यूम है इसलिए हम इसकी यूनिट ml में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार यहां आपका फाइनल आंसर V2 के लिए आया V2 इक्वल्स टू 230.37 ml। ये आपका द्वितीयक आयतन होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स चार्ल्स के नियम के अनुसार जो फार्मूले आपको अभी पढ़े आपने V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, इसके आधार पर हम इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है जैसा मैंने अभी कहा आपको कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लैंग्वेज बहुत मिक्स होते हैं। तो हमें केवल आइडेंटिफिकेशन करना आ जाए, पहचान करना अगर आ जाए तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। केवल फार्मूला हमारे माइंड में होने चाहिए। तो आज हम लोगों ने चार्ल्स लॉ को कंप्लीट किया और अब तक हम लोग 2 गैसीय नियम कंप्लीट कर चुके हैं, बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले गैसीय नियम को पढ़ेंगे।